नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के इस प्रोग्राम के अंदर। बात करेंगे गज़ा के ऊपर। इजराइल की बॉम्बिंग लगातार जारी है और उसमें कोई लेटअप नहीं है। इसके बाद यूक्रेन पूरा डार्क में, क्योंकि इस बार रशिया के जो अटैक्स हैं पूरे के पूरे एनर्जी नेटवर्क पे हैं और इन सर्दियों के अंदर ना तो उनको हीटर वगैरह मिलेगा गर्मी के लिए, ना गर्म पानी मिलेगा और एक किस्म से बहुत बुरे दिन हैं यूक्रेन वासियों के लिए, खासतौर से एनर्जी की डार्कनेस को लेकर। ट्रंप और पुतिन के बीच में जो बैठक होने वाली थी बुडापेस्ट के अंदर हंगरी में, कैंसिल हो गई है, सुनने में आया है। और ट्रंप और चाइना के बीच की जो रस्सा कशी है उसके बारे में अब क्या कहा जाए। 155% के 130 से 155% के टैरिफ 1 नवंबर से लग जाएंगे। शायद ट्रंप साहब का जो रवैया है वो अपने आप में कुछ इस किस्म का है कि जिसको चैलेंज कर पाना किसी के लिए भी कठिन होता जा रहा है। जिद्दी तो वो हैं, ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट भी हैं। तो सबसे पहले आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन के ऊपर, युद्ध के ऊपर। जो ट्रंप और पुतिन की जो बैठक थी वो जो बुडापेस्ट के अंदर होने वाली थी हंगरी में, वो फिलहाल कैंसिल कर दी गई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर है इस समय की। और मकसद ये था कि इस जंग को रोकना, सीज फायर करना। लेकिन फिलहाल रशिया ने सीज फायर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ। और व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात जो है अभी फाइनलाइज नहीं हुई है और जो मार्को रूबियो और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव के बीच में जो बातचीत है वो भी ठीक ठाक सी ही हुई है और चीज़ों को टाल दिया गया है। अब सवाल ही पैदा होता है कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि पुतिन से उनकी मुलाकात बुडापेस्ट में हंगरी में होगी, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि यूक्रेन कुछ इलाकों को छोड़ दे ताकि सीज फायर की बात हो। लेकिन अब जैसे लग रहा है कि जो डॉनबास का एरिया है सारा का सारा जो उसके पास रहेगा, यानी कि 20% यूक्रेन पूरा का पूरा उनके पास रहेगा, तो फिर इन हालातों के अंदर क्या ज़ेलेंस्की सहमत होंगे? ज़ेलेंस्की कैसे सहमत हो सकते हैं? वो कैसे कह दें कि मेरे कंट्री का एक हिस्सा तुम रशिया को दे दो? और सुना है कि यहाँ पर ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने कहा भी था कि पुतिन तुमको बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये बात तो सही है कि पुतिन ने बर्बाद तो कर दिया यूक्रेन को और आगे कुछ नहीं हुआ तो और ज़्यादा बर्बाद करेगा, क्योंकि रशिया तो सस्टेन कर रहा है। आज 2.25 साल हो गए इस युद्ध को, रशिया सस्टेन कर रहा है। नहीं सस्टेन कर पा रहा है तो यूक्रेन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको तो सिर्फ ये हथियार मिल रहे हैं तो सस्टेन कर रहा है। अदरवाइज तो उसकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है इस टाइम यूक्रेन की, वो तो बैंकरप्ट हो चुका है, बिल्कुल जिसे क्या कहते हैं कि दिवालिया हो चुका है। वो तो खाने को उसको क्या है कि ठीक है थोड़ा बहुत गेहूं पैदा होता है उसके और कुछ बाकी फसलें पैदा होती हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है यूक्रेन के अंदर इस समय, ले देकर कुछ भी नहीं है। अब मुसीबत सारी की सारी यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता है तो फिर अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, कुछ तो सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, हम जो ट्रंप और चाइना की जो सारा का सारा किस्सा है उसके ऊपर आते हैं। ट्रंप का कहना है कि ही वॉन्ट्स टू बी नाइस टू द चाइना, लेकिन जहाँ नाइस बोलता है, किसी को ग्रेट बोलता है, किसी को महान बोलता है, तो उसके ऊपर टैरिफ लगा देता है। 1 नवंबर से 155% टोटल टैरिफ पीक रेट के चाइना पे हो जाएंगे। और उनका कहना है कि आई रिस्पेक्ट हिम, एंड उनका कहना है कि एज ऑफ नाउ ऑन द November 1st चाइना विल हैव टू पे 155% ऑफ टैरिफ पुट ऑन इट। आई डोंट थिंक इट्स सस्टेनेबल फॉर देम। और ये भी साथ में कहते हैं मुझे लगता है कि चाइना इसको एफोर्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि चाइना मरेगा इसके अंदर। फिर कहते हैं आई वांट टू बी नाइस टू चाइना, बट चाइना हैज़ बीन वेरी रफ विद अस ओवर द ईयर्स बिकॉज वी हैड प्रेसिडेंट that were not smart enough from a business standpoint. They allowed China and every other country to take advantage of us. उनका कहना था कि मैंने यूरोपियन यूनियन, जापान, कोरिया के साथ अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डील की है। I made a deal with the European Union, made a deal with Japan and Korea. A lot of these deals are great deals. It's about national security. फिर कहते हैं कि
भारत के ऊपर ही 50% टैरिफ लगाया गया है। जब तक वो रशियन ऑयल रोकेगा नहीं, उसके साथ कोई डील नहीं होगी। अब सवाल ही पैदा होता है कि जो चाइना पे अभी 100% टैरिफ लगाया है, वो टैरिफ जो है ओवर एंड अबाउ द टैरिफ दैट आर करंटली चाइनीज आर पेइंग एक्चुअली, जो 30% से 55% के हैं। तो यानी कि 130% से 150% हो जाएगा। और जो चाइना ने लेटर लिखा था, वो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमली हॉस्टाइल लेटर टू द वर्ल्ड उन्होंने किया है। और फिर उस टाइम ये कहा भी था उन्होंने कि इट हैज़ जस्ट बीन लर्न दैट चाइना हैज़ टेकन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली एग्रेसिव पोजिशन ऑन ट्रेड इन sending an extremely hostile letter to the world stating that they were going to be effective from November 1, 2025, impose large-scale export controls on virtually every product they make, and same not even made by them. It affects all nations. शायद कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो होना ही चाहिए कि चाइना ने सप्लाई चेन को बाधित तो किया है, इंटरप्ट तो किया है, और शायद वो दिखाना चाहता है कि देखो मेरी मोनोपोली जो है तुमको क्रिपल कर सकती है और मैं तुमको अब फैक्ट्री टू द वर्ल्ड नहीं बनने दूंगा। लेकिन इस ढंग से अगर आप बिल्कुल ही कहोगे कि मेरे बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो दूसरे कंट्री कहेंगे ठीक है, थोड़ा टाइम हमारा काम नहीं चलेगा आपके बिना, हो सकता है हम थोड़ी मुश्किलात आ जाए, लेकिन 1-2 साल में हम तुम्हारे बिना भी जीना सीख लेंगे। ये बात मुझे लगता है कि दुनिया शायद ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम तुम्हारे बिना भी जी सकते हैं, पहले भी जीते थे, आगे भी जी लेंगे। तुम ज़्यादा टाइट करोगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, फिर तुम कल को मत कहना कि हमें इग्नोर कर रहे हो। इजराइल की बॉम्बिंग लगातार जारी है, टोटल की जिसमें ये कह सकते हैं कि 153 टन का कुल मिला के उन्होंने यहाँ पर बॉम्बिंग किया है कुल मिला के, अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर ही 2 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं, और करीब 80 और 100 के बीच में जो गजा के अंदर पैलेस्टीनियन है वो भी मारे गए हैं। उनका कहना है कि जो हमास कर रहा है, जो करने की कोशिश कर रहा है, वो हमें मंजूर नहीं है। हमास को हथियार डालने होंगे, हमास को जाना होगा, और हमास सोचता है कि वो गजा के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, गजा पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है, हथियार उठा सकता है। हम वो नहीं होने देंगे। अब ये जो परिस्थितियां हैं, यानी कि 9 दिनों के अंदर अंदर सीज फायर के सब कुछ खत्म हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया। यही कुछ हो रहा है, देखा जाए तो इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। इसके बीच में जो रशिया से और यूक्रेन से न्यूज़ है कि रूसी हमलों के अंदर जो यूक्रेन वासी जो हैं, अब उन्हें बिजली पानी के साथ में रहना जो है अब सीखना होगा, क्योंकि जो रिपेयर्स होनी थी बिजली पानी की वो भी नहीं हो पा रही हैं। ड्रोन के डर से वो मरम्मत भी रुक गई हैं। और रशिया ने जो ग्रिड पर हमला किया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यूक्रेन ने जो पीछे सारे अटैक किए हैं ना, वो सारे के सारे अटैक रशिया की रिफाइनरीज पे किए हैं, ऑयल फील्ड पे किए हैं, और रशिया को उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा मेजर नुकसान हो। उनकी अपनी सप्लाईज बाधित हो गई, उनकी पेट्रोल पंपों पे लंबी लाइन लगी हुई हैं, उनके पास अपने लोगों को देने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं है, रिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके जो रशिया के जो एनर्जी ग्रिड्स हैं, उनके ऊपर जो है यूक्रेन के बड़े अटैक हुए हैं। तो उसी के बदले के अंदर अब जितना बिजली घर है या जो कुछ हो सकता है, रशिया चुन चुन के एनर्जी के जितने भी डोमेन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सबको नष्ट कर रहा है, ताकि पूरे यूक्रेन के अंदर डार्क हो जाए, लोगों को ना बिजली मिले, ना पानी मिले, ना कोई हॉस्पिटल के अंदर इलाज हो। और सर्दियों के अंदर आते जबकि टेम्परेचर 0 डिग्री उससे भी नीचे चला जाता है, हालात बहुत नाजुक हो गए हैं। और रशिया के जो सारे के सारे जो अटैक हैं, और ये लगातार रशियन ड्रोन्स हों या मिसाइल्स हों, वो अब सिर्फ एनर्जी लाइंस के ऊपर हमला कर रहे हैं। और जो भी उनकी यूक्रेन के एनर्जी को रिपेयर करने के जो दल हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि जहाँ पर रिपेयर हो रही होती है उसके ऊपर ड्रोन आ जाते हैं और फिर से और ज़्यादा उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पे लिखा कि रशिया की जो स्ट्रेटजी है वो लोगों की हत्या करना है, उन्हें ठंड से डराना है, लेकिन हम डरेंगे नहीं और हम रिपेयर भी करेंगे, हम मरम्मत भी करेंगे। लेकिन मोबाइल सिग्नल भी चले जाते हैं, तो बिजली नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, मोबाइल के सिग्नल नहीं है, हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे हैं, दवाइयों की जो आपूर्ति है वो बड़ी तेज़ी से बाधित हुई है।
तो इस पर रशिया का अटैक जो है वो कैलकुलेटेड है कि अब वो पूरा का पूरा यूक्रेन को अंधेरे में झोंक देना चाहता है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है क्या बताएं अब हम। तो इसी के साथ आपसे आगे लेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद ज़रूर कीजिएगा। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।